हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है अम्ल और क्षार की आरएनए संकल्पना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसिड, बेस और साल्ट को पढ़ने के बाद इनको समय समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से क्या किया, डिफाइन किया। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले। पहला वैज्ञानिक है आर्रेनियस वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया, अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए अपनी संकल्पना दी, जिसे इन्हीं के नाम पर क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार की आर्रेनियस संकल्पना के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके पास ये होता है। अब देखो यहाँ पर इसे पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो पहली चीज, ये आर्रेनियस वैज्ञानिक क्या कहते हैं भाई अम्ल के बारे में। तो ये अम्ल के बारे में एसिड हमने लिख दिया। एसिड के बारे में वो कहते हैं कि वे सभी पदार्थ, ध्यान दो, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर, जैसे कोई भी पदार्थ ले लो आप, उसको पानी में घोल दो, पानी में घोल कर वो जलीय विलयन बन जाएगा उसका। उस जलीय विलयन में आयनित होकर यानी कि टूट जाए वो, और टूट कर क्या दे, H+ आयन देता हो। तो देखो H+ आयन, H+ आयन यहाँ क्या लिख दूं मैं, AQ का मतलब एक्वस, जल में, विलयन में। जब किसी अम्ल को आप जल में घोलोगे ना, तो जल में घोलते हैं वो H+ आयन अगर मुक्त करता है टूटकर, तो क्या कहलाता है, यहाँ पर अम्ल कहलाते हैं। तो हो गया आपकी यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर। तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर। अब देखो अपन कुछ अम्लों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप HCl ले लो। HCl को क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर जलीय विलयन में घोलना है। तो HCl के नीचे यहाँ एक्वस जरूर लगाओगे आप, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अगर AQ नहीं लिखा, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, तो आपके गलत हो जाएगा, फिर वो आयनित नहीं होगा। तो एक्वस है, HCl विलयन ले लो। HCl विलयन किस में टूट जाएगा, देखो जल में जाएगा, तो जलीय विलयन में एक H तो प्लस दे देगा, एक्वस रहेगा, और Cl- दे देगा। इन सब में एक्वस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जलीय विलयन में ये क्या होते हैं, आयनित होते हैं। लिख लिया। इसके अलावा आप यहाँ पर H2SO4 ले सकते हो। H2SO4 जलीय विलयन में डालो आप इसको, तो देखो ये H+ दे देगा। एक तो H+ आयन में टूट जाएगा एक्वस, और क्या बचा आपके पास, H+ के बाद HSO4 बचेगा, तो HSO4- में टूट जाएगा एक्वस। हो गया। इसके अलावा आप HNO3 ले सकते हो। HNO3 में भी क्या होने वाला है, HNO3 जलीय विलयन में डालो आप, क्या हो जाएगी रिएक्शन इसकी, H+ दे देगा, तो एक तो H+ हो जाएगा एक्वस जलीय विलयन में, और क्या हो जाएगा NO3- एक्वस जलीय विलयन में ये दे देगा। इसके अलावा आप अगला अम्ल देखो, आपने अम्ल के एग्जाम्पल तो पढ़े ही थे, उसको तोड़ना ही तो है। एसिटिक अम्ल ले लो आप, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है एक्वस, उसको डाल दो जलीय विलयन में, क्या हो जाएगा, H+ दे देगा यहाँ से, देखो टूटकर ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा समझने के लिए। तो H+ आयन दे देगा टूटकर, और क्या दे देगा, CH3COO- एसिटेट आयन दे देगा जलीय विलयन में। इसके अलावा भी आपने एक और अम्ल पढ़ा था, फॉर्मिक अम्ल, याद हो तो फॉर्मूला क्या था बेटा, HCOOH फॉर्मिक अम्ल का। एक्वस जलीय विलयन में डाला, एक तो देगा ये H+ आयन, ध्यान देना ये H+ आयन ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में से निकलेगा, यहाँ से, इधर से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये HCOO- में बनता है। तो H+ एक्वस हो जाएगा जलीय विलयन में, और क्या हो जाएगा, HCOO- जलीय विलयन में दे देगा। हो गए अम्ल हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सभी पदार्थ है HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, HCOOH, ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयनित होकर हमारे को क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जब जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं, तो ये H+ आयन करता क्या है, ये H+ आयन यहाँ पर क्या करता है, देखो ये H+ आयन हमने ले लिया, H+ आयन अब जलीय विलयन में है, चूंकि हम जानते हैं ये जलीय विलयन में है, तो ये जल के अणु से H+ आयन क्या कर लेता है, क्रिया। जल तो बहुत सारा है वहां पर, तो जल से क्रिया कर लेगा, तो H2O से क्या कर लेगा, H2O से क्रिया कर लेगा ये। अब H2O से क्रिया करेगा तो कैसे क्रिया करता है, ध्यान देना। ऑक्सीजन 16 वर्ग का तत्व है, जिसमें से 2 तो बंद बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 बाह्यतम कोश में 16 वर्ग का है, तो 6 रहेंगे ऑक्सीजन के, जिसमें से 2 तो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंद बना लेते हैं। 4 जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो ऐसे लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं, अकेले रहते हैं, बंद बनाना पसंद नहीं करते। ये लोन पेयर क्या है, माइनस वाले हैं। लोन पेयर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ये H+ आयन की तरफ जाएंगे,
और आकर्षण से इसको खींच लाएंगे और यहाँ बन जाता है हमारे पास H3O। H2O था, H3 हाइड्रोजन को भी ये ग्रहण कर लेंगे तो H3O बन जाएगा। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो माइनस है ही नहीं अलग से, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ रह जाएगा, ऑक्सीजन ने ग्रहण किया है H प्लस को तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। ये जो बना है हमारे पास इसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए आप कि यह रिएक्शन आपके हाइड्रोनियम आयन के निर्माण की प्रक्रिया आपके यहाँ पर तो नहीं है, परंतु आप थ्योरी तो है कि ये जो H प्लस आयन देते हैं हम लोग, वो H प्लस आयन जल के अणु से क्रिया करके क्या कर लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में जल में उपस्थित रहते हैं। तो उसकी रिएक्शन आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। अब ध्यान देना, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दो भागों में अम्लों को इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है यहाँ पर वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब वो आपसे ऐसे पूछिए कि भाई प्रबल अम्ल किससे कहोगे, दुर्बल अम्ल किससे कहोगे, तो प्रबल अम्ल उससे कहते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से आयनित होकर ज्यादा H प्लस देता है, या आसानी से आयनित होकर क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनित होकर H प्लस आयन देता है, वो प्रबल अम्ल। और जो आसानी से आयनित नहीं होता है या पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। यानी कि अम्ल तो वही होगा जो H प्लस देगा, यानी कि जो जितनी जल्दी H प्लस देगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितनी धीमी गति से H प्लस में टूटेगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करते हैं, तो देखो हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो जाएगा HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। H2SO4 भी क्या है हमारे पास, प्रबल अम्ल है। और इसके अलावा HNO3 भी क्या है हमारे पास, प्रबल अम्ल है। तो आपको प्रबल अम्ल में तीन एग्जाम्पल तो याद रख ही सकते हो आप, HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल की यदि आप बात करो तो दुर्बल अम्ल में एक तो हो जाता है यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसके अलावा आप यहाँ पर H2CO3 ले सकते हो। H2CO3 का मैं आपको नाम लिख देता हूं क्योंकि आपको पहले नहीं लिखाया था मैंने, कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो H2CO3 क्या है, कार्बनिक अम्ल। ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे। तो इस हिसाब से वो पदार्थ जो सभी जलीय विलयन में आयनित होकर H प्लस देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये सभी H प्लस दे रहे हैं, अतः ये सभी क्या है, अम्ल है। ये H प्लस आयन जलीय विलयन में क्या होता है, जल से क्रिया करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहता है। अब अम्ल को दो भागों में बांटा है, उसकी प्रबलता के आधार पर प्रबल दुर्बल। जो जलीय विलयन में यहाँ पर क्या होते हैं, आसानी से आयनित होकर H प्लस देते हैं वो प्रबल, और जो आसानी से आयनित नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ पर आरएनएस वैज्ञानिक कहता है, तो अम्ल के बारे में बता दिया। अब दूसरी चीज किसके बारे में बताने वाले हैं, ये क्षार के बारे में। तो देखो आरएनएस वैज्ञानिक कहते हैं कि जो जलीय विलयन में डालने पर, वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में डालने पर वो आयनित होकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस। इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन भी कभी कभी इसको अपन हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल देते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, वो सभी पदार्थ क्षार कहलाते हैं। ये आरएनएस ने कहा, तो H प्लस देते हैं वो अम्ल, और OH माइनस देते हैं वो क्षार। प्रबल और दुर्बल, जो आसानी से आयनित हो जाए, और दुर्बल जो आसानी से आयनित नहीं हो। अब देखो क्षार होते हैं, तो क्षार के अपन कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन के रूप में, तो लिख सकते हैं ना अपन। जैसे उदाहरण के रूप में क्षार में अपन क्या लेते हैं, NaOH आपने ले लिया, एक्वस जलीय विलयन में डालो आप, क्या हो जाएगा, Na तो प्लस में टूटेगा, एक्वस विलयन में रहेगा, और OH माइनस में टूट जाएगा, एक्वस विलयन में ही रहेगा। KOH ले सकते हो आप यहाँ पर, KOH एक्वस जलीय विलयन में डाल दिया आपने, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, K तो प्लस में टूट जाएगा, एक्वस, और OH किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा, एक्वस। इसके अलावा भी आप देखो NaOH हो गया, KOH हो गया, आप और भी ले सकते हो। आप यहाँ पर NH4OH ले लो, एक्वस। मैंने आपको पूरे साल लिखाए थे वहां पर, वो क्षार में से आप कोई सा भी लेके तोड़ सकते हो। तो ये तो NH4 तो प्लस में टूट जाएगा, एक्वस, और यहाँ पर OH माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षार के रूप में निकल जाएगा, एक्वस में। और भी आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, CaOH2, किस में टूटेगा, देखो Ca तो +2 में होता है संयोजकता, तो +2 में टूट जाएगा एक्वस विलयन में,
और बचा क्या आपके पास OH, OH कितने हैं अब 2, तो +2 हो गया ना, तो OH माइनस, तो यहाँ OH कितने निकलेंगे आपके पास 2 विलियन में, तो ये 2H देगा यहाँ पर। इसके अलावा भी आप और भी तो ले सकते हो, बहुत सारे क्षार थे अपने पास, तो इसके अलावा आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, किसमें टूटेगा, एल्यूमिनियम की तो 3 है, तो एल्यूमिनियम तो +3 आयन के रूप में क्या हो जाएगा, विलियन में आ जाएगा इक्वस, और OH कितने बचे आपके पास, 3 बचे, तो 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पर OH माइनस आयन जलीय विलयन में हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, जलीय विलयन में यहाँ पर घुलकर आसानी से आयनित होकर क्या देते हैं, या आयनित होकर क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं। अतः ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्लियर। अब देखो ये जो क्षार पदार्थ होते हैं, ये क्षार पदार्थ भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, इसी की तरह अम्ल 2 प्रकार के थे, प्रबल दुर्बल, ऐसे क्षार भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो प्रबल क्षार, एक दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार उससे कहेंगे जो आसानी से आयनित होकर OH माइनस दे, वो प्रबल क्षार, और जो धीमी गति से आयनित होता हो या फिर अधिक पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता हो, वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। प्रबल क्षार के उदाहरण तो आपके पास मुख्य रूप से अपन 2 ले लेते हैं, NaOH, KOH, और बाकी ये क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर दुर्बल क्षार में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास अम्ल और क्षार की एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो आपके 3 या 4 नंबर में आ जाती है। अगर ये पूरी एक साथ नहीं भी आती है तो आपको क्या है, वो टुकड़ों में छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है। क्लियर है आपके। अब देखो इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसके हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नया टॉपिक है अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना। अब देखो यहाँ पर अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए दूसरा वैज्ञानिक आया, लुईस वैज्ञानिक। तो लुईस वैज्ञानिक ने यहाँ पर क्या किया, जो संकल्पना दी अम्ल क्षार की, उसको अपने ही नाम पर लुईस संकल्पना के दिया इन्होंने अम्ल क्षार की। अब कहते हैं क्या है, देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म मैंने बताया था आपको कि कोई भी परमाणु है, जैसे 16वें वर्ग का है, जैसे माना कि आप ये ऑक्सीजन परमाणु ही ले लीजिए, कौन से वर्ग का है, 16 वर्ग का। 16 वर्ग का है तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 1 2 3 4 क्रॉस के रूप में बना देता हूं, 5 और 6। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब 16 वर्ग का है बाह्यतम कोश में 6, तो यहाँ पर ये अपने बाह्यतम कोश में 8 करने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये सबसे पहले मेन चीज करेगा कि 2 को ग्रहण करेगा, 2 बंध बनाएगा जिससे 8 हो जाए। तो अन्य 2 से क्रिया कर लेता है, तो 1 और 2 तो मैंने अलग से एक एक दर्शा दिया, यानी कि एक अन्य से क्रिया कर लेगा साझा करके, एक इससे कर लेगा, तो एक एक क्रिया करेगा और से, तो वो एक की जगह 2 हो जाएंगे, इससे भी इधर 2 जाएंगे। जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 होता है क्योंकि 1s1 होता है, इधर भी यहाँ 1s1 होता है, तो हो गया। तो ये एक हाइड्रोजन के एक से क्रिया करके बंध बना लिया। साझेदारी के बंध में क्या होता है, दोनों का हक होता है, तो हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन का कितना हो गया, यहाँ देखो आप 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक होता है परमाणु का, तो इसका ये 2 और 4 ये, तो टोटल 8 हो गए आपके पास। स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, इसलिए जल के अणु के रूप में ऐसे बन जाता है ये। परंतु आप ध्यान दो कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है जो बंध नहीं बना रहे 2 के जोड़े के रूप में, इन इलेक्ट्रॉनों को ध्यान दो किस नाम से जानते हैं हम, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। सही शब्द इंग्लिश में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसको हम इलेक्ट्रॉन युग्म भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि जो एकाकी एकल रूप से रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ बंध बनाना पसंद नहीं करते, वो होते हैं यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन। अब देखो जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है किसी को, तो जो इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को देता है, ध्यान देना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि जो दान करेगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर लुईस क्षार कहलाएगा। यानी कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो जाएगा, लुईस क्षार। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वही ग्रहण करेगा, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो लुईस अम्ल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, दान करते हैं या दूसरे को देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले या लोन पेयर देने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अपन लुईस क्षार के नाम से जानते हैं। तथा वे पदार्थ जो इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल। बस इतना सा का, तो आपको परिभाषा क्लियर हो जानी चाहिए। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है क्या कहलाता है, लुईस क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। बस इतना सा का, इसका अपन को एक एग्जाम्पल देना है। तो देखो आप एक एग्जाम्पल समझना है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ लेता हूँ, देखो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिसमें BF3, ये क्या है, देखो बोरोन। बोरोन कौन से वर्ग का तत्व है, 13वें वर्ग का तत्व है, आपको पता है, पढ़ रखा है 12K
ओल, गंजे, इंडाना, तेल बेचे। 13वें वर्ग का तत्व है कि नहीं है? 13वें वर्ग का। 13वें वर्ग में क्या होता है? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये क्या करता है, यहाँ पर अपना अष्टक पूरा करने के लिए देखो BF3 यानी कि ये एक बोरॉन है। बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के परमाणु से तो कितने बंध बना लिए? 3 बंध बना लिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का और एक एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का। तो 3 तो इसके बाह्यतम कोष में थे, तो 2 3 ने 3 साझा किया, टोटल अभी भी कितने हुए इसके पास? 6 हुए हैं स्टक में, यानी कि 8 पूरे नहीं हुए। तो 8 करने के लिए अभी 2 की कमी है, तो ये क्या कर लेता है? 2 लोन पेयर को ग्रहण कर सकता है। तो लोन पेयर को क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। तो ग्रहण कर सकता है क्योंकि इसके पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या है? रिक्त स्थान खाली है, तो ये ग्रहण कर लेता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल। और देने वाला क्षार। तो देने वाला वो होगा जिसके पास एक्स्ट्रा होगा। जैसे मैं यहाँ पर 15 वर्ग को एक तत्व ले लेता हूँ, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर NH3 बना देता हूँ। नाइट्रोजन क्या होता है भाई? नाइट्रोजन के पास ये नाइट्रोजन है, बाह्यतम 15वें वर्ग का है, तो बाह्यतम कोष में 5 होते हैं। 5 में से 1 2 और 3, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या कर लेंगे? बंध बना लेंगे। 1 2 और 3 बना लिए। और देखो 1 2 और 3 इसके पास तो 5 होते हैं, तो ये लोन पेयर के रूप में रह गया। अब कितने हो गए? देखो 2 4 6 और 2 8, अष्टक हो गया ना कंप्लीट। परंतु इसके पास ये लोन पेयर बचा रहता है, तो इस लोन पेयर को ये दे भी सकता है किसी को चाहे तो यहाँ पर क्या होता है? इसके पास ये लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, जो बंध नहीं बना रहा, ये लोन पेयर मैंने यहाँ दर्शा दिया अमोनिया के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? अभिक्रिया के दौरान ध्यान देना, अभिक्रिया कैसे होगी? ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दे देगा। अब देखो जब क्या होता है कि बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक ही परमाणु देता है ना, तो ऐसे बंध को हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, और इस बंध को हम ऐसे तीर के निशान से दर्शाते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर यौगिक क्या बनेगा? एक तो क्या था आपके पास? BF3 था। ध्यान देना, ये अपन यहाँ पे दर्शा दें BF3 हो गया। और दूसरा क्या है आपके पास? NH3 है, तो NH3 मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। क्या करना है? इसके पास ये लोन पेयर है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये लोन पेयर को क्या कर देगा? इसको दे देगा, जिससे इसके पास भी 8 हो जाएंगे, तो ये स्थायी हो ही जाएगा। तो ऐसा बंध यहाँ पर क्या कहलाएगा? जिसमें साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक ही परमाणु दे रहा है, नाइट्रोजन परमाणु ही। तो ऐसे बंध को यहाँ पर क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। पूरे तीर के निशान से इसको दर्शाते हैं बंध को। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस परमाणु या समूह को हम दाता समूह, दाता यानी कि देने वाला, और जो ग्रहण कर रहा है उसको ग्राही समूह के नाम से जानते हैं। तो ऐसा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सूत्र बन जाएगा और ये यौगिक बन जाता है। इस प्रकार के यौगिकों को हम उपसहसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं। पर इतनी रामायण तो अपने है ही नहीं, अपन को तो थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा सा क्या पढ़ना है? जो देने वाला है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर लुईस क्षार कहलाता है। जो ग्रहण कर रहा है वो लुईस अम्ल कहलाता है। इतना सही कहा। एक एग्जाम्पल दे देंगे अपन, ये वाला एग्जाम्पल में क्या करेंगे? BF3 है, इस 13वें वर्ग का तत्व होने के कारण क्या होता है? इसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है, अतः NH3 से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो क्या होता है? ये लुईस ग्रहण कर रहा है तो लुईस अम्ल की तरह, और NH3 त्याग रहा है तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये तो क्या हो जाएगा आपके? लुईस ग्रहण करने वाला है ना, तो लुईस अम्ल। और ये क्या हो जाएगा आपके? लुईस क्षार। क्लियर है? अब देखो दोनों हो गए और आपके उत्पाद बन गए। अब इसमें अपन को करना क्या है? देखो और कुछ नहीं, एक एग्जाम्पल दे दिया। अब लुईस अम्ल और क्षार के हमें कुछ उदाहरण याद रखने हैं। लुईस अम्ल जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे बंध बनाने के बाद भी, ऐसे तो 13वें वर्ग के ही हो सकते हैं, क्योंकि 14वें वर्ग का भी तत्व हुआ तो बाह्यतम कोष में 4 होंगे, अन्य 4 से साझा करके अगर बंध बनाएगा तो 4 उनके हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। तो 13वें वर्ग हो सकता है वहाँ पर मुख्य रूप से। तो 13वां वर्ग 12वां वर्ग हो सकता है। तो 13वां वर्ग में से मैंने बोरोन ले लिया, 12 के ओल एल्यूमिनियम ले लिया, तो इसके साथ फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी जोड़ दो आप, तो 3 बंध बनाएगा। 13वें का है तो 3 फ्लोरीन जोड़ दो, 3 क्लोरीन जोड़ दो यहाँ पर, या कुछ भी जोड़ सकते हो आप। तो ये यौगिक हो जाएंगे। इनके क्या होता है? 3 तो फ्लोरीन के, 3 इसके, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल मिला के, 2 कमी होती है इसलिए ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? लुईस अम्ल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लुईस अम्ल और कौन हो सकता है जो ग्रहण करेगा? अब ग्रहण कौन कर सकता है? जिसके पास कमी रहेगी, कमी किसके पास रहेगी? जिसपे प्लस चार्ज है, किसने त्याग रखे हैं। अब इसके पास खुद के पास कमी है
तो Mg+2 ले सकते हो आप, सोडियम+2 ले सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर लुईस अम्ल के एग्जाम्पल। लुईस क्षार के जिसके पास ज़्यादा होंगे तो आप 15 वर्ग ले लीजिए, 16 वर्ग ले लीजिए, वो लुईस क्षार हो जाएंगे, 17 वर्ग के भी हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर NH3H2 इसके पास लोन पेयर 2 होते हैं, यहाँ NH3 के पास 1 होता है, OH माइनस का मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं, उसको त्याग सकता है, तो त्याग सकता है, तो ये क्या है लुईस क्षार है, क्लोरीन माइनस, ये लुईस क्षार के हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी देखो अगली संकल्पना आएगी ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स।